जैसा कि मित्रों इकोनॉमी के अंतर्गत शेयर बाजार पढ़ रहे थे, तो शेयर बाजार में मैंने आपको बताया था कि शेयर बाजार किस प्रकार से प्रभावी होता है और वह कौन-कौन से ऐसे मानक होते हैं जिसके प्रयोग के माध्यम से शेयर बाजार को हम क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अर्थात उसको विस्तृत करते हैं, राइट। तो शेयर बाजार की जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत मैंने प्रतिभूति, बॉन्ड, ये सभी कुछ जो मानदंड होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, या शेयर बाजार में किस प्रकार से हम मुद्रा का बाई करते हैं, राइट, साथ ही साथ हम कैसे शेयर का एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण करते हैं, इस विषय में मैंने डिटेल से आपको समझाया था। तो ये हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, ये इससे थोड़ा हटके रहेगा। ये विकास से संबंधित रहेगा, अर्थात डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल जो गोल डेवलपमेंट है, एसडीजी है, इसके संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी देश है तो देश अगर वो अलग अलग तरीके से अपने विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, सेक्टरों में वो किसी प्रकार से क्या करता है, निवेश करता है। उस निवेश के माध्यम से वो अलग अलग सेक्टरों में विकास करना चाहता है। तो वही विकास की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, तो इसके अंतर्गत अगर विकास के क्षेत्र को अगर ध्यान में रखें तो देश के अंतर्गत अलग अलग सेक्टरों में सरकार क्या करती है, निवेश करती है, और उस निवेश के माध्यम से वो क्या करती है, विकास करती है। अब विकास में आप जानते हो कि अलग अलग सेक्टर तो होते हैं, तो उस सेक्टर में कौन कौन से सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास के संदर्भ में क्या प्रयास रहे हैं, इसके संदर्भ डिटेल से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप जानते हो कि कोई भी देश है, उस देश की अपनी इकोनॉमी होती है, तो उस इकोनॉमी के अंतर्गत आप जानते हो, चाहे वो आर्थिक विकास को लेकर के हो, राइट, चाहे वो सामाजिक विकास को लेकर के हो, चाहे वो वित्तीय विकास को लेकर के हो, अलग अलग तरीके से सरकार क्या करती है, वो निवेश करती है और निवेश के माध्यम से उस क्षेत्र को बढ़ावा देती है, राइट। अब उसमें देखा जाए तो पुरुष की किस प्रकार की संलग्नता रहती है, महिलाओं की किस प्रकार की संलग्नता रहती है, तो पुरुष और महिलाओं का जो कंट्रीब्यूट होता है उसमें किस प्रकार से उनका एक रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट से जो भी हमें एक प्राप्ति होती है वो एक्चुअली में विकास का एक परिणाम होता है, ओके। क्योंकि कोई भी देश होगा अगर वहाँ की जनसंख्या अगर किसी प्रकार की सहभागिता नहीं देती है और निश्चित रूप से अगर वो तटस्थता का काम करती है, तो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है, ना विकासशील हो सकता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई देश विकास करता है तो विकास करने में सबसे बड़ा जो अहम जो कारक माने जाते हैं, वो तो पहली बात तो वहाँ के देश में कितने लोग हैं, क्या करते हैं। दूसरी बात है वहाँ पर किस प्रकार से जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें पर्याप्त रूप से संसाधन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इन चीज़ों पर आंकड़ा जुटाया जाता है। अब बात ये आती है कि अगर हमें अपना देश का विकास करना है, राइट, हमें देश का विकास करना है तो हमको सबसे पहले कुछ ऐसे मानदंडों को अपनाना पड़ता है ताकि हम उनको अप्रोच करते हुए हम अपने देश का विकास कर सकें, राइट, हम अपने देश का विकास कर सकें। तो देश विकास के अंतर्गत आप जानते हो कि जो इकोनॉमी के अंतर्गत किसी भी ऊपर से लेकर नीचे तक हम क्या करते हैं, उस एरिया को हम डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम उसको अपनाने के लिए हम माइक्रो या मैक्रो दो टाइप्स का को हम प्रयोग करते हैं और उस द्वारा हम क्या करते हैं, अपने देश का आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति की ओर ध्यान में रखते हुए हम विकास करने का प्रयास करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है, राइट, हमें देश का विकास करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमारे देश में पर्याप्त रूप से संसाधन है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि संसाधन हमारे पास है या नहीं। अगर वो संसाधन हैं तो उन संसाधनों का हम उपयोग कैसे कर पाएंगे, ठीक, हम उस संसाधनों का उपयोग कैसे कर पाएंगे। अगर हम संसाधनों का उपयोग भी कर लेते हैं तो उन उपयोगों से हमें किस प्रकार से उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, उस रिजल्ट के बाद हमें कहाँ तक प्रगति या विकास का आंकड़ा हमको दिखाई देता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ किया जाता है। अब बात हम यही करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे विकास की। तो विकास का अर्थात डेवलपमेंट क्या होता है, विकास, इस संदर्भ में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे एक्चुअली विकास होता क्या है। तो विकास आप जानते हो कोई भी आर्थिक इकोनॉमी है किसी भी देश की है, राइट, तो उस देश के अंतर्गत अगर वो अपना विकास करना चाहता है तो सबसे पहले
उसके पास पर्याप्त रूप से संसाधन होने चाहिए, पर्याप्त रूप से संसाधन होने चाहिए। अब ये संसाधन तो पर्याप्त रूप से अगर हैं तो बेहतर है, अगर नहीं है तो वो इन संसाधनों का क्या करेगा, आयात करेगा, राइट। तो ही कंडीशन बनती हैं। पहली बात, अगर उसके पास खुद की एक आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए अगर उन संसाधन हैं, ओके, तो पहली कंडीशन प्रॉपर ये होती। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर उस देश में संसाधन नहीं है, राइट, देश में संसाधन नहीं है, तो उन संसाधनों का वो क्या करेगा, दूसरे देश से आयात करेगा। उन आयात के माध्यम से, ठीक है, आयात के माध्यम से क्या करेगा, उन संसाधनों का क्या करेगा, उसका विनिर्माण करेगा, राइट। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि कोई भी देश होता है, अगर वो देश के पास अगर पर्याप्त रूप से अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके पास जो भी कच्चा माल है, तो वो कच्चा माल के लिए एक अपना एक एमयू क्या हस्ताक्षर करेगा, और वो क्या करेगा कि वहाँ पर अपने देश विशेष में उस देश को जिसको वो निर्यात करना चाह रहा है, तो उस देश की टेक्नोलॉजी से वो क्या करेगा, वहाँ की कोई भी प्राधिकरण है या कोई ऐसी संस्था है, उससे अपना एक हस्ताक्षर करेगा और वो कहेगा कि हाँ, आप ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे पास संसाधन हैं, आप देख सकते हो। तो ऐसे संसाधन वो जुटाता है, राइट, ऐसे संसाधन वो जुटाते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप बात कर लो, तो वहाँ पर पर्याप्त रूप से आपको संसाधन मिल जाएंगे, राइट, पर्याप्त रूप से आपको संसाधन मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि वो देश उन संसाधनों का सटीक तरीके से उपयोग कर सके और अपने आर्थिक विकास कर सके, राइट। लेकिन बात ये आती है कि अगर भारत की बात की जाए, तो भारत के पास में अगर देखे जाए तो पर्याप्त रूप से संसाधन तो हैं, पर्याप्त रूप से संसाधन तो हैं, लेकिन इन संसाधनों का वो कैसे उपयोग कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है किसी देश के विकास करने की। तो यही बात हम करते हैं यहाँ पर विकास के अंतर्गत कि कोई भी देश है, अगर उसके पास पर्याप्त रूप से संसाधन हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअली में उस देश की इकोनॉमी ओबियसली देखा जाए तो वो डेवलपमेंट की तरफ क्या करेगी, समृद्ध करेगी, राइट। अब बात ये आती है कि अगर उसके पास पर्याप्त रूप से संसाधन हैं, तो उन संसाधनों का वो कैसे उपयोग करे, राइट, और किन किन क्षेत्रों में उपयोग करे, सब ये भी तो चुनौती आती है। तो हमने आपको बताया था, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं और मानवीय संसाधन होते हैं, राइट, या भौतिक संसाधन होते हैं, इन संसाधनों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं या देश के अंतर्गत विकास करते हैं, तो वही कहलाता है उसका देश का विकास, राइट। तो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, और इन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में उसको विनिर्माण कर करके हम क्या करेंगे, अपनी एक परियोजनाएं स्थापित करेंगे या योजनाओं के माध्यम से लोगों का हित करेंगे, सार्वजनिक हित करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे लोगों के निचले स्तर तक विकास होगा, और यही विकास की जो प्रक्रिया निरंतर बढ़ती रहेगी, तो 100% है कि वो देश क्या हो जाएगा, विकासशील की अवस्था में चला जाएगा। तो यही कारण होता है कि कोई भी देश है, उस देश के अंतर्गत आप जानते हो कई प्रकार से हैं, जैसे अविकसित देश भी होता है, राइट, अविकसित देश है या विकासशील देश है, तो इसके अलग अलग मानक तैयार किए जाते हैं, विकासशील देश है या विकसित देश है, ओके। तो मैंने आपको बताया था इनके अलग अलग क्या होते हैं कि जो इसका एक HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, उसके माध्यम से ये पता चलता है कि कोई देश की इकोनॉमी है, वहाँ पर वहाँ की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो किस आधार बेस पर चलती है, राइट। तो उनके मानदंडों के आधार पर ही हम देश को डिसाइड कर लेते हैं कि वो देश अविकसित है, विकासशील है या विकसित देश है, ओके। तो मैंने आपको ये बताया था अविकसित, विकासशील और विकसित। तो इसके लिए आप जानते हो कि उसका एक अपना पूरा डाटा होता है, जैसे कि HDI का, तो उसके माध्यम से हम ये चीज़ों को कंफर्म करते हैं कि हाँ, वो देश विकासशील है, विकसित है या वो अविकासशील है, राइट, अविकसित है, ठीक है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। लेकिन आप जानते हो इसी के आधार बेसिस पर हम समझते हैं कि अगर कोई देश विकास करता है, राइट, अगर कोई देश विकास करता है, तो उसके पास पर्याप्त रूप से सबसे पहले तो संसाधन होने चाहिए। अब वो संसाधन किस रूप में होने चाहिए, कच्चे, ठीक है। अगर अब उसके पास संसाधन हैं, तो दूसरी बात उसके पास भौतिक संसाधन भी होने चाहिए, राइट। अगर भौतिक संसाधन नहीं होंगे तो वो कच्चा जो संसाधन है उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आप जानते हो कुछ तो ऐसे संसाधन होने चाहिए ताकि हम कच्चे माल के संसाधनों का सटीक ढंग से उपयोग करके हम कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करके हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकें ताकि हम उसको क्या कर सकें और लोगों को उसको विस्थापित कर सकें, लोगों को उसको हम दे सकें या उसका वितरण कर सकें मार्केट में।
यही चीज़ें होती हैं हमारे देश के विकास करने की। तो भौतिक संसाधन हैं या आपके प्राकृतिक संसाधन हैं और मानवीय संसाधन हैं, इन्हीं संसाधनों का अगर सही ढंग से हम उपयोग कर लेते हैं तो 100% कहेंगे कि वो देश जो है वो विकास की रफ्तार में है। अब बात यही आती है कि विकास एक्चुअली में होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का वो भौतिक संसाधनों के माध्यम से सही ढंग से उपयोग करते हुए मानवीय संसाधनों की सहारा लेते हुए वे देश के प्रत्येक वर्ग तक, देश के प्रत्येक लोगों तक वो क्या करता है, वो वहाँ तक क्या करता है, परियोजनाओं को पहुँचाता है या वहाँ के देश के हित के सार्वजनिक लोगों तक क्या पहुँचाता है, वो वहाँ की जो नवीनतम जो परियोजनाएं सरकार बनाती है वो पहुँचाने का प्रयास करता है। तो 100% कह सकते हैं कि वही देश जो है वो विकास की अवस्था में है। तो यही कहलाता है विकास। लेकिन आप जानते हो विकास की जो ग्रोथ रेट होती है एकदम नहीं बढ़ती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, राइट। तो सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी सरकार भी, जैसे भारत की बात कर लो या अन्य देश की बात कर लो, तो हर देश यही चाहता है कि अगर मुझे विकास करना है तो सबसे पहले हमें एक ग्रोथ रेट तैयार करना पड़ेगा। अगर वो ग्रोथ रेट तक हम अगर पहुंचते हैं तो 100% हम कहेंगे कि हाँ, हम अब विकास की अवस्था में हैं। लेकिन आप जानते हो इन चीज़ों को पहुँचने तक के लिए, उस टारगेट को पूर्ण करने के लिए, आप जानते हो सरकार क्या करती है, अलग अलग तरीके से संसाधनों का उपयोग करते हुए हर एक सेक्टर में विकास करने का प्रयास करती है। तो यही चीज़ें होती हैं विकास। अब बात आती है विकास को, तो आपने समझ लिया कि एक धीरे धीरे अवस्था में क्या करता है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि कोई भी कच्चा माल है, राइट, कोई भी कच्चा माल है, जैसे कच्चा माल को अगर हम बात करें, जैसे दूध है, राइट। अब ये दूध है तो ये एक प्रकार का कच्चा माल मान लेते हैं, ठीक है। ये कच्चा माल है। अब इसका हम क्या बनाते हैं, इसको कढ़ाई में करके हम इसको खोआ बनाते हैं, और वही खोआ क्या है, इसका दूध का खोआ बनता है। तो यही खोआ एक्चुअली में देखा जाए, जो खोया होता है, राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, दूध से बनता है। तो यही कहलाता है इसका विकास, राइट। यही क्या कहलाता है, इसका विकास, क्योंकि इसने दूध था, ये कच्चा माल था, और इसको मैंने क्या किया, भौतिक संसाधनों का प्रयोग किया, राइट। भौतिक संसाधन का प्रयोग किया। भौतिक संसाधन का मतलब है मैंने कढ़ाई का यूज किया, राइट। इसके बाद इसमें कढ़ाई के यूज करने के साथ साथ हमने मानवीय संसाधन, किसी पुरुष या महिला का मैंने क्या किया, यहाँ पर सहायता ली। इसके माध्यम से भौतिक संसाधन तो है ही, तो मैंने दूध से खोया बनाया, और यही खोया जो बन के तैयार हुआ, यही क्या है, इसका एक विकास है, राइट। ये विकास की एक प्रथम जड़ होती है, ये विकास की ये प्रथम ग्रोथ जड़ होती है, जो एक जीरो बिंदु से लेकर पॉइंट की तरफ, जीरो बिंदु से लेकर ये परसेंटेज की तरफ वृद्धि करती है, वही एक विकास होता है। लेकिन आप जानते हो यही खोया का उपयोग जब अलग अलग क्षेत्रों में मिठाई बनाने में, अलग अलग, जैसे अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, तो जब उनमें किया जाता है तो वो दूध से ही क्या बना, खोया से खोया बना, खोया से क्या बना, जब मिठाई बनी, तो वही कहलाता है एक्चुअली में प्रगति। तो ये मिठाइयाँ जो हैं एक्चुअली में ये क्या है, ये किससे मिलकर बनी, दूध से ही बनी, तो यही कहलाता है इसकी एक प्रगति, राइट। भले ही उसमें पूर्ण रूप से खोया ना हो, लेकिन खोया की गुणवत्ता को उसमें शामिल किया गया है, मिलाया गया है, मिलावट के रूप में उसको रखा गया है, तो यही कहलाता है उसकी एक प्रगति। तो ये दूध की एक प्रगति ही उसका क्या है, मिठाइयाँ हैं। तो इसी प्रकार से आप जानते हो कि कोई भी देश है, उस देश के अंतर्गत अगर विकास करना है तो विकास करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रूप से संसाधन होने चाहिए, और वो होने चाहिए कच्चे संसाधन। अब इन्हीं कच्चे संसाधनों का हम भौतिक संसाधन के माध्यम से विनिर्माण करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, उसका एक विकास की अवस्था। अब यही विकास क्या होता है कि धीरे धीरे महिलाओं या पुरुषों को जब एक समान सहभागिता के माध्यम से क्या होता है कि उनका वितरण किया जाता है या सेवाएं दी जाती हैं, उन सेवाओं के माध्यम से हर एक गरीबी जन तक उसको पहुंचाया जाता है, तो सभी लोगों का उसमें क्या होता है, विकास। तो वो होता है समावेशी विकास भी होता है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन आप केवल विकास समझ रहे हो, तो विकास में तो तीनों आ जाते हैं, उन तीनों को हम एक तरीके से इसमें हम एक डेफिनेशन के हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात ये आती है कि विकास को तो मैंने समझ लिया, लेकिन विकास की आप देखोगे तो भारत में या कई अन्य देश पर इस विकास को लेकर के कब इसकी स्थिति देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ जो है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था होती है, और सबसे बड़ी संस्था यही मानी जाती है। ये प्रकार का क्या है, संगठन है, लोग, ये क्या है, संस्थाओं का एक संगठन माना जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने कुछ ऐसे मानक तैयार किए, उसने कुछ ऐसे मानक तैयार किए कि हाँ, ऐसे ऐसे क्षेत्र विशेष में अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी एक अप्रोच को
वो प्राप्त करने के लिए निरंतर क्या करोगे, उसके प्रति आप ज़्यादा ज़्यादा आकर्षण होगे और 100% है एक समय बाद अगर उसको प्राप्त कर लेते हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो देश है ये क्या है, विकासशील की अवस्था में है या विकसित है। इस प्रकार के मानदंड को तैयार किसने किया था, यूएनओ ने। लेकिन आप जानते हो जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल था, एसडीजी था, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल था, ये एक्चुअली में देखा जाए तो 2012 में सबसे पहले इसको जब अपनाया गया था, 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का शायद एक शहर है ये, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, वहाँ पर ये अपनाया गया, देख लेना एक बार, ठीक है इसे। तो इसको क्या किया गया था, रियो डी जेनेरियो है, वहाँ पर एसडीजी का शब्द का उपयोग किया गया था। यहाँ पर इसका मतलब यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या हम कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, उसे अपनाया गया था। लेकिन आप जानते हो इसे बाद में 2015 में यूएनओ ने 17 एसडीजी रखे थे, एसडीजी 17 रखे थे, और हर एक देश के लिए इसमें बात कही गई थी कि प्रत्येक देश है 2030 तक इन 17 जो गोल हैं इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। 17 जो गोल दिए गए थे इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। तो जिसके अंतर्गत आप जानते हो जैसे भुखमरी है, राइट, भुखमरी के बाद आप जानते हो कई हैं, 17 हैं, अलग अलग हैं। तो उसमें अंतर्गत आप जानते हो जल की शुद्धता को लेकर हो, प्रदूषण को लेकर के हो, या अलग अलग देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के हो, भुखमरी को लेकर के हो। तो ये हैं, जैसे पॉवर्टी है, दूसरे में भुखमरी है, तीसरे में स्वास्थ्य है, चौथे में या छठे में देखो शुद्ध जल स्वच्छता है, ठीक है, और 13वें में भारत जलवायु कार्रवाई है। तो इस प्रकार से 17 गोल की बात की गई थी, राइट, 17 गोल की बात की गई थी कि कोई भी देश है इन 17 गोलों को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो देश जो है वो एक विकसित देश है या वो विकसित देश की तरफ रफ्तार में है, राइट। तो इससे क्या होगा, ये जो एसडीजी जो थे एक्चुअली में सतत विकास लक्ष्य का जो टारगेट रखा गया था यूएनओ ने 2015 में ये लेकर आया, लेकिन ये जो लागू हुआ था इसे 2016 में लागू किया गया था, लेकिन ये 2030 तक के लिए है, ओनली 2030 तक के लिए। तो इसको लेकर के क्या करती है, हर एक सरकार अलग अलग अपना प्रयास करती है, अलग अलग क्या करती है इनके लिए वो क्या करती है, अलग अलग एक निवेश करती है, हर एक क्षेत्र में प्रयास करती है और सुधारात्मक प्रयास करती है ताकि जो हमारे लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें, राइट, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह क्या होता है, एक वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट भी जारी की जाती है, ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाती है। तो उसमें अगर देखा जाए तो 2022 में अगर भारत की बात की जाए तो 2022 में भारत ने इसमें 121वां स्थान प्राप्त किया था 163 देशों में, राइट, 163 देशों में 121 से हासिल किया था, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि भारत अभी भी 163 में 121 देशों पर है। तो आप खुद ये समझ लीजिए कि भारत बहुत पीछे है, भारत अभी भी बहुत पीछे। 163 देश अगर इसमें एसडीजी में शामिल होते हैं तो उसमें में से 121 की रैंक पर है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत की जो आर्थिक इकोनॉमी के अंतर्गत जो 17 लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों में कहीं ना कहीं वो बहुत पिछड़ रहा है, राइट, बहुत पिछड़ रहा है। तो यही एक्चुअली में क्या कहलाता है, इसका एक सतत विकास लक्ष्य वैश्विक रिपोर्ट होती है। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत में भी सतत विकास से संबंधित आप जानते हो एक रिपोर्ट जारी होती है भारत में। तो सतत विकास लक्ष्य जो रिपोर्ट भारत में जारी होती है उसे कौन करता है, नीति आयोग करता है, राइट, उसे नीति आयोग करता है। और नीति आयोग जो इन 17 जो टारगेट रखे गए हैं इन 17 टारगेटों को वो फॉलो करने का प्रयास करता है और वो दिखाता है अपनी रिपोर्ट में कि हमने इस विशेष लक्ष्य में ये प्रगति हासिल की है, राइट। तो भारत अगर देखा जाए तो अभी भी देखा जाए तो हर एक किसी भी लक्ष्य में पूर्णतया अभी भी नहीं शामिल, पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर पाई है। हाँ, प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। पॉवर्टी को लेकर, निर्धनता को लेकर सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। सतत विकास लक्ष्य का पहला जो है पॉवर्टी यानी निर्धनता उन्मूलन है। तो निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार बहुत सारे अलग अलग परियोजनाएं लाती है, अलग अलग नीतियां लाती है। तो उसमें आप जानते हो निर्धनता उन्मूलन नीति आप देख लो, साथ आवास योजनाएं देख लो सरकार की चलती हैं। तो ये निर्धनता उन्मूलन के लिए तो हैं, निर्धनता उन्मूलन के लिए तो हैं। इसी बात पीबीजीटी के जो उसमें जो जनजातीय समूह होते हैं
उनको लेकर के सरकार अलग अलग प्रयास करती है, ठीक है। उनके चाहे शिक्षा को लेकर हो, उनकी आवास को लेकर के हो, उनकी जल शुद्धता लेकर हो, जल को लेकर हो, उनके खान के लिए खाद्यान्न को लेकर हो, सरकार खुद ही उठाती है, खुद ही उठाती है। तो आप खुद ये देख सकते हो कि निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार के कितने प्रयास रहते हैं। दूसरी बात है, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसी आवासीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार चलाती है, राइट। तो वो किस लिए चलाती है? वो इसीलिए चलाती है कि हम जो 17 जो एसडीजी दिए गए हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला हम उसको क्या कर सकें, अपना सकें 2030 तक। तो सरकार इसके लिए प्रयास करती है। तो ये बात है आपको समझ में आनी चाहिए विकास के अंतर्गत, ओके। तो इसी प्रकार से दूसरा जो आप जानते हो, दूसरा के अंतर्गत भुखमरी। तो भुखमरी को लेकर के, भुखमरी उन्मूलन को लेकर सरकार कितना प्रयास करती है। खाद्यान्न को वितरण, राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन है, FSSAI है, राइट, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो राष्ट्रीय खाद्य मिशन है, राइट। इसी के अंतर्गत आप जानते हो मिड डे मील सरकार चलाती है, समेकित बाल विकास योजना सरकार चलाती है। क्यों चलाती है? ये भुखमरी को खत्म करने के लिए तो चलाती है। भुखमरी जो इतना है, और भुखमरी सूचकांक तो आप जानते ही हो, सरकार जब लाती है तो उसके अंतर्गत आप जानते हो 4 में से कम 3 में से कम एक बच्चा ऐसा है जो भूखा सोता है, ठीक है, भूखा सोता है। यानी कि आप खुद समझ सकते हो 3 में से एक बच्चा भूखा सोता है भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत। तो आप कह सकते हो कि अभी भी सरकार जो है भुखमरी को लेकर के सूचकांक जो डाटा है उसको प्रगति करने के लिए सरकार अभी बहुत पीछे है। लेकिन आप जानते हो इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे लक्ष्य 8 है उसको प्राप्त करने में सरकार बहुत ही पिछड़ रही है, ओके। लक्ष्य 13 है, ठीक, 13 है, भारत जलवायु कार्रवाई नीति है, तो इसको लेकर सरकार पिछड़ती है। लेकिन सरकार इसके लिए आप जानते हो बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो यूएनओ ने 17 विकास लक्ष्य जो टारगेट रखे थे, इसके अंतर्गत आप जानते हो कितने फॉलो की, 17 हैं। तो हर एक देश के लिए जो भी देश हैं, जो भी देश इसमें जो एसडीजी का जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया था। उन देशों को ये कहा गया था आप ये 17 एसडीजी अपनाइए, इसके आप इन चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और चाहे वित्तीय क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में क्या कर सकते हो आप, विकास कर सकते हो, ओके। तो इसलिए यूएनओ ने ये चीज़ें टारगेट लेके आया था। अब बात ये आती है कि मैंने आपको बता दिया कि कौन से 17 लक्ष्य थे। तो इन 17 लक्ष्य में 2030 तक इसको अपनाना था, 2015 में आया, 2016 में लागू हुआ, और 2030 तक इसको फॉलो करना था। अब बात हम करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य में आप जानते हो, सतत विकास लक्ष्य यही होते हैं एसडीजी, अर्थात सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है, यानी सतत विकास लक्ष्य है। तो इसमें जो 17 दिए गए हैं इनको क्या करना है, पूर्ण रूप से प्राप्त करना है, ओके, 2030 तक। लेकिन आप जानते हो ये जो 17 लक्ष्य हैं, ये जो 17 लक्ष्य हैं, ये 2030 तक जो है ना, ये बाध्यकारी नहीं है, राइट, ये बाध्यकारी नहीं है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो सजेशन है कि आप जो भी इस देश के मेंबर हैं, जो भी इस सतत विकास लक्ष्य में जो मेंबर हैं, सब जितने भी देश हैं, ठीक है, वो 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो उसमें ये बाध्यकारी नहीं है, राइट, ये बाध्यकारी नहीं है, ओके। केवल एक सजेशन दिया, सलाह दी गई थी, ठीक है, कि आप प्रयास करना, अगर आप प्राप्त कर ले तो ठीक, नहीं कर पाते हो तो आप प्रयास तो करो। अगर आप बाध्यकारी कर देते तो 100% है कोई भी देशों के पास इतना प्रेशर हो जाता कि सरकार ही चलाना मुश्किल पड़ जाता अगर ये बाध्यकारी हो जाता। तो इसलिए बाध्यकारी नहीं है, आप अपने स्वैच्छिक तरीके से प्रयास कीजिए 2030 तक इसे अपनाने का प्रयास कीजिए, राइट। तो अब हम बात यही करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य एक्चुअली में होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, कोई भी विकास है, चाहे वो सतत विकास हो, राइट, चाहे वो सतत विकास हो, दूसरा बात समावेशी विकास हो, और तीसरा जो विकास होता है वो होता है धारणीय विकास। इसे हम संपोषणीय विकास भी बोलते हैं, पीसीएस में पूछ दिया जाता है संपोषणीय विकास होता क्या है। तो ये एक्चुअली धारणीय विकास ही होता है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सतत विकास लक्ष्य की। तो सतत विकास लक्ष्य की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इस शब्द का मतलब ही आप समझ रहे हो, सतत विकास, ठीक। सतत विकास को केवल हम समझेंगे, लक्ष्य की तो बाद में है, लक्ष्य तो ये 17 हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले ये समझते हैं सतत विकास होता क्या है। तो सतत विकास का मतलब है, सतत मतलब एक अनवरत तरीके से नहीं होता, सतत
मतलब कि अपने विकास में किसी प्रकार की अवरुद्धता नहीं आनी चाहिए, सतत होना चाहिए, राइट, सतत होना चाहिए। तो सतत विकास वही कहलाता है। लेकिन आप जानते हो सतत विकास में क्या होता है कि हम वर्तमान चीज़ों को भी देख के चलते हैं और भविष्य की चीज़ों को भी हम देख के चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी सेक्टर में विकास कर रहे हैं, राइट, किसी सेक्टर में हम विकास कर रहे हैं, तो विकास तो वो होना चाहिए, विकास तो वो होना चाहिए, लेकिन आप उस विकास को इस प्रकार से कीजिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो किस प्रकार से साबित हो सकता है, राइट, आने वाली पीढ़ी पे वो किस प्रकार से साबित हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये आप समझ सकते हो। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर आप सतत विकास के अंतर्गत अगर आप विकास करते हो तो इसमें हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, राइट, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आप जानते हो कितने सारे आ जाते हैं, जैसे खनिज संपदाएं आ जाती हैं, तेल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, ये सभी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन हो, आप इन संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हम क्या कर सकें, उस चीज को बनाए रखें सकें, राइट, या उसको हम आगे भविष्य की पीढ़ी के लिए हम उसको बचा के रख सकें। यही एक्चुअली में कहलाता है सतत विकास। सतत विकास में ऐसा नहीं है कि हम अभी को विकास रोक दें और आगे के लिए हम अपने पास संसाधन रख लें, तो ये सतत विकास की अवधारणा नहीं होगी। सतत विकास का तात्पर्य यही होता है कि हम वर्तमान की पीढ़ी को साथ साथ हम भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते हुए हमें विकास करना होता है, वही कहलाता है सतत विकास। अर्थात हम संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें ताकि हम अपनी भविष्य वर्तमान की पीढ़ी को सभी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से विकास करते हुए हम भविष्य की पीढ़ियों का भी हम क्या कर सकें, उनका भी विकास करने के लिए हम इन संसाधनों को रख सकें, यही कहलाता है सतत विकास। ठीक, समझ में आ गया। तो कोई भी चीजें हैं, अगर सरकार, देखो बात अब ये आती है कि इसको कैसे प्रयोग करना है, इसको कैसे प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे विकास करना है, राइट, अगर मुझे विकास करना है तो इस विकास के अंतर्गत आप जानते हो क्या होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेंगे तो निश्चित रूप से हम जीडीपी में ग्रोथ कर पाएंगे, जीडीपी में हम परसेंटेज ग्रोथ कर पाएंगे, राइट। अगर आप प्राकृतिक संसाधनों का आप दोहन नहीं करोगे तो आप जीडीपी में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने, आप जानते हो 10-11 पंचवर्षीय योजनाएं तक सरकार ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया, बहुत ज़्यादा दोहन किया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा सकें, ग्रोथ रेट बढ़ा सकें, क्योंकि सरकार चाहती थी कि हम विकास कर लगें। लेकिन सरकार को इतना ज्ञान नहीं था कि हम आगे भविष्य की पीढ़ी को भी तो ध्यान में रखें कि हम विकास तो करने में लगे हैं, संसाधनों का उपयोग करने में लगे हैं, संसाधनों का हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं दिमाग से क्लिक कर पा रही है कि आगे जो भविष्य की पीढ़ी है उस पीढ़ी को हम ध्यान में रख पा रहे हैं या नहीं, ध्यान में रख पा रहे हैं या नहीं। तो सरकार ने जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना प्रारंभ किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ किया। लेकिन आप जानते हो ये तो जानकारी सरकार को तब लगी, सरकार ने सोचा कि अरे अगर हम अभी से इतना ज़्यादा हम अगर क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लेंगे तो आने वाली मेरी पीढ़ी है उसके लिए हम क्या बचाएंगे, राइट। तो आप जानते हो कि इस चीज़ को लेकर के जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना रही है, इसके अंतर्गत सतत विकास को लेकर, समावेशी विकास को लेकर के उपाय किए गए थे, राइट। तो यही बात आती है कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट था इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे देखा जाए तो सरकार ने उपाय किए थे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का क्या करती रही, सरकार दोहन करती रही। तो सरकार ने खुद सोचा कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर लेंगे तो हम अपनी भविष्य की पीढ़ी को या भावी पीढ़ी को हम क्या भावी पीढ़ी को हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं बचेंगे तो हमारा जो देश है आज विकास की रफ्तार में भले ही हो सकता है, लेकिन आने वाली समय में हमारा देश की विकास की जो रफ्तार है वो अवरुद्ध हो जाएगी, लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं बचेंगे, राइट। तो सरकार ने ये भी चीज़ें ध्यान में रखी। तो सरकार के पास अगर आप देखोगे ना तो सरकार क्या करती है, अपने पास जो प्राकृतिक संसाधन है, अपने पास
जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों का वो उपयोग तो करती है, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग करेगी वो पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करती है, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन जो हैं इतने पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है कि हम दोहन करते रहें और ये हमारे जीवन हर एक आने वाली पीढ़ी को लिए भी एक मतलब यूज में आ जाए। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है तो प्रकृति ने जो हमको दे रखा है तो वो एक निश्चित है, राइट, वो एक निश्चित है। ऐसा तो नहीं है कि समय चल रहा है तो प्रकृति भी संसाधन देने में लगी है, नहीं है ना, क्योंकि ये तो उथल पुथल प्राकृतिक घटनाओं की होने की वजह से लंबे समय में हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, लेकिन मुझे आने वाली पीढ़ी जो आ रही है उसको चाहिए और इतना जल्दी प्राकृतिक संसाधन हमें मिल नहीं जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि हमें भविष्य की पीढ़ी को कैसे उसका विकास करना है, तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त रूप से प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, लेकिन हमें वर्तमान की पीढ़ी को भी ध्यान में रखना होता है कि हमें वर्तमान की पीढ़ी को हम क्या कर सकें, विकास कर सकें। ओके, चलो, तो यही बात हम कर रहे थे। चलिए, तो यही बात है कि देखो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करेगी, लेकिन वो भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास पर्याप्त रूप से प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो होने चाहिए। तो सरकार क्या करती है, इन प्राकृतिक संसाधनों का वो कम से कम उपयोग करती है, और इसके लिए सरकार क्या कर लेती है, आयात करने का प्रयास करती है, आयात करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आयात वो अलग अलग देशों से कर लेती है, जैसे सऊदी अरबिया जो देश हैं, उधर के जो बाल्कन देश हैं, इधर के अरब सागर के देश हैं, यहाँ से भी आयात करेगी। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, तो वहाँ से भी सरकार प्रयास करती है। ठीक है, मलक्का जल संधि की तरफ से भी सरकार प्रयास करती है। तो सरकार अलग अलग देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात करने का प्रयास करती है, ताकि हम क्या कर सकें, उन संसाधनों को हम वर्तमान की पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकें, उपयोग कर सकें, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए सरकार बचा के रखना चाहती है। ठीक है, और वर्तमान पीढ़ी के लिए वो आयात करती है, खर्च करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन का यूज नहीं करती। भारत में है, उनका यूज करती है, लेकिन कम से कम, ठीक, कम से कम। चलो, तो यही कारण है, तो सरकार क्या करती है, इन संसाधनों का उपयोग करती है। ठीक है, इन संसाधनों का वो भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उपयोग करती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अब वो सरकार प्रयास करती है। तो आप जानते हो कि इन संसाधनों का जब वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है तो किन किन क्षेत्रों में करती है, तो आप जानते हो इसके लिए सरकार अलग अलग क्षेत्रों में करती है। जैसे आप आर्थिक सेक्टर देख लो, ठीक है, यानी कि आर्थिक सेक्टर के अंतर्गत आप जानते हो, आर्थिक सेक्टर में जैसे कृषि क्षेत्र को लेकर के आप समझ सकते हो, राइट। इसके अंतर्गत आप जानते हो आर्थिक क्षेत्र में सेवाओं को लेकर के आप सेक्टर में देख सकते हो, भौतिक संसाधनों के सेक्टर में आप देख सकते हो। तो ये आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं, इसमें अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है। इसी प्रकार से आप जानते हो कि सरकार सामाजिक क्षेत्र को लेकर के सरकार प्रयास करती है। तो सामाजिक क्षेत्र में आप जानते हो कि सामाजिक क्षेत्र को लेकर जैसे घरेलू एलपीजी है, उसके लिए सरकार क्या करती है, राइट, उपयोग करती है, उस पर सब्सिडी भी देती है। एलपीजी है, और भी आप जानते हो सरकार क्या करती है, कई सारी अलग अलग तरीके से सरकार योजनाएं हैं, उनके तहत आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये तो मैंने समझ लिया प्राकृतिक संसाधनों को, तो सतत विकास से क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसको हमने समझ लिया ना। हाँ, राइट। चलो, अब हम बात करेंगे दूसरा विकास क्या होता है, समावेशी विकास। प्राकृतिक सतत विकास तो समझ में आ गया कि नहीं। तो सतत विकास, तो इसके लिए सरकार तो आपको पता ही होना चाहिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। जैसे आप जानते हो कि कम से कम उपयोग हो क्या प्राकृतिक संसाधन, तो इनके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आप ले लो, तो हमारे यहाँ पर सबसे देखा जाए तो ऊर्जा का जो मुख्य घटक माना जाता है
वो कोयला माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य घटक कोयला तो माना जाता है, लेकिन कोयला जो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक रूप से इतना पर्याप्त संसाधन में नहीं देखने को मिल रहा है अब, क्योंकि जहाँ तक था तब तक मैंने यूज कर लिया, लेकिन अब इतना नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, कोयला जो हमारे पास अभी है, ठीक है, कोयला जो हमारे पास अभी है तो उसको थोड़ा बचा के रखना चाहती है। जो भी झारखंड में या जो भी वहाँ पे नागपुर का पठार है, वहाँ पे जितना भी मिलता है, तो उस पे उसका क्या करती है, दोहन तो करती है लेकिन बचा के रखती है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि उसको बचा के रखना है, तो सरकार अलग अलग देखा जाए तो यूज करती है। तो इसके लिए सरकार ने कई सारी पहलें की हैं, जैसे सौर ऊर्जा मिशन है, राइट, सौर ऊर्जा मिशन है। तो सौर ऊर्जा मिशन देख लो, ठीक है, सौर ऊर्जा जो प्लांट देख लो आप, रीवा मिल जाएगा आपको, ठीक है, सौर ऊर्जा मिशन रीवा मध्य प्रदेश, राइट। इसके बाद आप जानते हो सोलर सिटी, सरकार सोलर सिटी जैसे मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी, स्थापित करने की बात हुई है। इसके बाद आप जानते हो सौर ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा मिशन में देखा जाए तो अलग अलग तरीके से ग्रिड तैयार करती है सरकार, और उस ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करने का प्रयास करती है। तो ये छत पर आप जानते हो, छत पर सौर ऊर्जा लगाने का प्रयास करती है सरकार। वहाँ पर जो सौर ऊर्जाएँ होती हैं, अलग अलग प्लेटें होती हैं, वहाँ लगाती है। वहाँ से सरकार क्या करती है, वहाँ से बिजली का उत्पादन करेगी, और इससे क्या होगा कि जो लोग बिजली में, जो वहाँ पे जो भी लोग हैं, तो उसका बहुत ही कम परसेंटेज देना पड़ेगा, राइट। अगर उनकी छत पे लगाते हैं तो उसका परसेंटेज है कम से कम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा जिस छत पे जिस सरकार ने लगाया है, तो रूफटॉप जिसमें योजना है, रूफटॉप योजना, जैसे रूफटॉप योजना आप देख लो, तो इसमें क्या होता है, जो छत पे सरकार क्या करती है, अलग अलग सोलर पैनल लगाती है, और उस सोलर पैनल से क्या होता है कि जो भी वहाँ से ऊर्जा बनेगी ग्रिड के माध्यम से, तो वो क्या होगी, वहाँ पर जिस व्यक्ति के जो यूज करेगा उस पर कम से कम उसका क्या लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि फ्री हो, फ्री नहीं है, फिर भी कम लगता है, राइट। तो रूफटॉप योजना आप देख लो, इसके अंतर्गत आप जानते हो सौर ऊर्जा में ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग सरकार ने प्रयास किए हैं। सौर ऊर्जा तो आपने समझ में आ ही गया है, छत पर रूफटॉप योजना सरकार की है। इसके बाद सोलर प्लांट, ठीक है, सरकार सोलर प्लांट स्थापित करती है, ओके। तो ये किस लिए करती है, ये एक्चुअली में देखे जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके लिए सरकार प्रयास करती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सरकार यही प्रयास करती है, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आधे घंटे में कॉल कीजिए। हाँ हाँ पढ़ा रहे हैं अभी। चलो, तो अब यही बात आती है कि नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत मतलब ऐसा होता है कि इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पे उनका यूज कम से कम किया जाता है। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसी नवीकरणीय ऊर्जाएं होती हैं जैसे जिसको अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं, जिसमें आप जानते हो सौर ऊर्जा हुआ, राइट, ये क्या है, सौर ऊर्जा है। इसके बाद भूतापी ऊर्जा है, भूताप यानी कि पृथ्वी से जो भी क्या होते हैं, पृथ्वी की जो गर्माहट होती है वहाँ से ऊर्जा बनाते हैं, ओके, भूतापी ऊर्जा है। ज्वार भाटा ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वार भाटा ऊर्जा आप ले लो, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो पवन ऊर्जा है, पवन पवन ऊर्जा है, ओके। तो पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये बहुत सारी अलग अलग तरह का तरीके से सरकार क्या करती है, ऊर्जा का उत्पादन करने का प्रयास करती है। यही एक्चुअली में देखे जाए ना, तो ये भविष्य की और वर्तमान की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। किस लिए की गई हैं, भविष्य की पीढ़ी को और वर्तमान की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ये की गई हैं, ताकि हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका कम से कम उपयोग कर सकें, उसका कम से कम उपयोग कर सकें। भले ही इन पे खर्चा ज़्यादा है, भले ही सरकार इन पे खर्च निवेश ज़्यादा करेगी, लेकिन आप जानते हो कि ये हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए तो सकारात्मक परिणाम साबित कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। क्यों, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उनका कम से कम उपयोग होगा, तो 100% है इनका हम जो उपयोग सरकार जो इसका कर रही है, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा, तो ये हमारे लिए सकारात्मक परिणाम साबित होंगे। तो इसके लिए आप जानते हो 500 गीगावाट का निर्धारण लगभग 2025 तक शायद रखा गया है, ठीक है, 500 गीगावाट का। तो इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रयास करती है, राइट। चलो, तो ये किस लिए कर रही है सरकार, इसीलिए तो कर रही है कि ताकि हम प्राकृतिक संसाधन का जो कोयला है
कोयला से पहले ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसको हम ना यूज करके हम सौर ऊर्जा या कुछ ऐसी नवीकरणीय ऊर्जाएं को स्थापित कर सकें, ताकि हम ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें बिजली को बनाने में, राइट। तो इसलिए इसका प्रयोग वो करती है। तो समझ में आ गया? चलो, तो पवन ऊर्जा तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो पवन ऊर्जा संबंधित क्वेश्चन आया ही था, मेंस में पूछा ही गया था। ओके, जो मतलब कहाँ कौन ऐसे भारत के ऐसे कुछ क्षेत्र विशेष ढूंढिए जहाँ पर पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए सकारात्मक क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये डिपेंड करता है वहाँ पर वायु की जो स्थिति है उसको ध्यान रखती है। तो ये हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा। तो ये पश्चिमी घाट की तरफ से ज़्यादा वायु रहती है, तो पश्चिमी घाट की तरफ आप जानते हो ये सौर पवन जो है, पवन ऊर्जाएं, पवन जो है, सोलर जो पैनल है पवन ऊर्जा के, ज़्यादा ज़्यादा उधर विकसित किए गए हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आप जानते हो ये तो समझ में आ ही गया, ठीक है। इससे क्या है परिणाम साबित हो सकते हैं? तो इससे हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है उसमें बचत होगी। दूसरी बात है, जो भी संसाधनों के माध्यम से जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो ये हमारी आवश्यकताएं हैं बिजली को लेकर के, तो उनका भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर सकेंगे, ठीक। उसके लिए इनको लाए गए हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसके बाद आप जानते हो जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है सरकार का रहता है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो इससे भी तो ऊर्जा बनती है हाइड्रोजन से। सरकार इससे भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है। मिशन स्वच्छता केंद्र है। तो ये सरकार के अलग अलग उपाय रहते हैं, ये इसीलिए हैं कि ये हाइड्रोजन का वो क्या करती है, इसका अलग से जो H2O है जल है इसका वियोजन करती है, अलग अलग इसको तोड़ती है, यहाँ से मतलब जल विद्युत गुजार कर वो हाइड्रोजन को अलग करती है। यही ग्रीन हाइड्रोजन से क्या है ऊर्जा बनती है। तो अब तो ग्रीन हाइड्रोजन से आप देखोगे तो ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है, शिमला से वो कालका लेकर, शिमला और कालका के बीच में ट्रेन को स्थापित करने की बात हुई है, तो वहाँ पर ट्रेन भी देखो चलने लगी है। तो ये किस लिए चल रही है सरकार के, ये अलग अलग परिणाम है। हाइड्रोजन बसें देखो स्टार्ट होने वाली हैं, और आप जानते हो इसके बाद आप जानते हो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर भी सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन है तो ये प्रयास किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप जानते हो अलग अलग जो BS 5, 6 है, 4 है, इस प्रकार के कुछ ये अलग अलग इसके क्या है मानक होते हैं, ठीक है। उसके आधार पर सरकार क्या करती है, इन वाहनों को बढ़ावा देती है। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरी बात समावेशी विकास की। तो समावेशी विकास का मतलब आप जानते हो दो आधार पर देखने को मिलता है। पहला बात तो ये है कि समावेशी विकास में मैक्रो लेवल पर, तो सबसे पहले मैक्रो लेवल पर विकास होना चाहिए। दूसरा है माइक्रो लेवल पर। तो मैक्रो और माइक्रो दो चीज़ें होती हैं। तो मैक्रो मतलब एक होता है एक विस्तृत बड़ा बड़े मतलब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे संक्षिप्त में हम देख सकते हैं, ठीक। तो मैक्रो लेवल पर आप जानते हो जैसे आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, ठीक, वित्तीय विकास है। तो ये जो विकास आ जाते हैं ये मैक्रो लेवल पर आ जाते हैं। लेकिन आप जानते हो माइक्रो जो विकास होता है, इन्हीं जो आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, वित्तीय हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सेक्टर होते हैं, छोटे छोटे सेक्टर होते हैं या घरेलू को सेक्टर होते हैं, उनको भी सरकार क्या करती है, विकास करती है। तो ये क्या होते हैं, इसका एक मैक्रो और माइक्रो का एक सामूहिक विकास होता है, इसे कहते हैं समावेशी विकास। लेकिन समावेशी विकास के अंतर्गत आप जानते हो ना, तो हर एक समूह को, हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए विकास करना होता है, हर एक व्यक्ति को साथ में लेकर के विकास करना होता है। यहाँ पर सतत विकास में क्या था कि हमको विकास कर रहे हैं वर्तमान की पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन समावेशी विकास में क्या होता है कि हम जो भी हमारे पास पीढ़ी है, जो भी हमारे पास जनता है, उसको हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को लेकर के हम साथ में लेकर के विकास करना चाहते हैं, उनको साथ में लेके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति छूट जाए, हम नहीं चाहते ऐसा। तो इसलिए ये जो विकास होता है समावेशी, यानी कि समावेशी का मतलब होता है एक समाहता के आधार पर, यानी कि एक समावेश के आधार पर। और समावेश के अंतर्गत जाते हो प्रत्येक व्यक्ति की जो भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक हों, आर्थिक हों या भौतिक हों, उन सभियों का उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा विकास करके चलना है ताकि उस व्यक्ति का विकास हो और उसको हम साथ में लेके चल सकें। वही कहलाता है समावेशी विकास। समझ में आ गया? हाँ, चलो, अब तो सर भी दर्द करने लगा मेरा। चलो, हर दिमाग पे बहुत प्रेशर जाता है, लेकिन समझ में आना चाहिए, बस ये है।
तो समावेशी विकास एक्चुअली में कुछ नहीं है, नॉर्मल है और इसको आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात इसलिए करते हैं कि समावेशी विकास में आपको मैंने बता ही दिया है, मैक्रो और माइक्रो लेवल पर दो प्रकार से होता है। तो इसमें आप जानते हो समावेशी विकास में तो क्या क्या हम शामिल करते हैं, आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास के अंतर्गत आप जानते हो बहुत विकास होते हैं, देखने को मिलते हैं। आर्थिक विकास में जानते हो कृषि क्षेत्र में विकास हम करेंगे, और कृषि क्षेत्र में आप जानते हो किसका विकास होगा, किसानों का विकास होगा। तो किसानों की आय की दुगनी को लेकर के सरकार प्रयास करती है। 2022 में दुगनी की आय को लेकर बात की, लेकिन सरकार ने ये मानदंड को पूरा नहीं अपना पाया है, कुछ ही 4-5% केवल बढ़ा पाई है। लेकिन आप जानते हो ना बहुत सारी चुनौतियां होती हैं सरकार के सामने। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कर लेती है, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करना ये भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो कृषि क्षेत्र को लेकर के हो, या आप भौतिक क्षेत्र में आप जानते हो भौतिक संसाधन हैं उनको लेकर के सरकार प्रयास करती है, राइट। भौतिक संसाधन को लेकर सरकार प्रयास करती है। इसके बाद आप जानते हो आर्थिक विकास में वित्तीय, तो वित्तीय भी विकास आर्थिक ही विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके लेकर वित्तीय विकास को लेकर के सरकार के अलग अलग प्रयास रहते हैं, ठीक है। अभी हम बता देंगे कि किस किस क्षेत्र में सरकार ने प्रयास किए हैं, ओके। तो आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, सामाजिक विकास के अंतर्गत आप जानते हो कि महिलाओं और पुरुष को साथ में लेकर के विकास करना होता है। तो महिलाओं की लैंगिक समानता को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि पुरुष और महिला हैं इनके बीच की जो लैंगिक समानता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। लैंगिक मतलब लिंग जो असमानता जो होती है उसको कम किया जाए, ठीक है। और लैंगिक समानता है, जैसे WEF उसको लैंगिक समानता की रिपोर्ट जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। तो लैंगिक समानता जो है इस पे क्या होता है कि महिला और पुरुष है, राइट, इनकी जो सहभागिता है एक समान होनी चाहिए, इसकी सहभागिता एक समान होनी चाहिए। जबकि आप जानते हो पुरुष और महिलाएं हैं, इनकी कार्य की पद्धति को लेकर हो, कार्य को लेकर के हो, इसमें बहुत ज़्यादा हेर फेर बदल देखा जाता है। जैसे आप जानते हो कि महिलाओं का जो घरेलू कार्य होता है वो तो पहली बात तो GDP में जुड़ता ही नहीं है, राइट, क्योंकि वो अपना घरेलू स्तर का काम है तो वो तो करना ही है, राइट। तो महिलाएं जो होती हैं पुरुष की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, पुरुष की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो ये तो एक अलग बात है, वो तो मेहनत कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हो आर्थिक क्षेत्र के विकास में महिलाओं की जो सहभागिता है उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। तो वो किस चीज़ को लेकर के है, पहली बात तो है महिलाओं को शिक्षा को लेकर के है। तो शिक्षा में आप जानते हो कि महिलाओं को लेकर शिक्षा को सरकार ने अलग अलग प्रयास किए हैं, बालिका विद्यालय अलग होते हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज, सरकारी कॉलेज अलग सरकार खुलवाती है, राइट, अलग अलग सरकार के कॉलेज स्थापित किए गए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो महिलाओं को, सबसे बड़ी चुनौती तो है लैंगिक समानता के अंतर्गत शिक्षा को लेकर के है। दूसरी बात जागरूकता को लेकर के है। तीसरी बात है उनके घरेलू कार्य का प्रेशर रहता है, ओके, घरेलू कार्य में कम से कम वो 60% अधिक अपना ही योगदान दे पाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो कि उनका आर्थिक विकास, सरकार के विकास या सरकार की आर्थिक सहभागिता में उसकी उनकी बहुत कम भागीदारी मिलेगी, ओके, लगभग में 10 से 15% ज़्यादा इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा महिलाओं की सहभागिता नहीं मिलती है। हाँ, नगरीकरण क्षेत्रों में तो मिल जाएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सहभागिता बहुत ही कम मिलेगी, ओके। तो ये लैंगिक समानता को लेकर एक चुनौती बनी रहती है। तो ये इसको क्या करना है, समावेशी विकास में सरकार ने सामाजिक विकास के लिए, राइट, सामाजिक विकास के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो महिलाओं को लेकर के सरकार ने सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं। तो इसके लिए समृद्धि सुकन्या योजना है, समृद्धि सुकन्या योजना है, राइट, सुकन्या योजना है, बाल विकास योजना है, राइट, बाल विकास योजना है। इसके बाद आप जानते हो वो क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार चलाती है। इसके बाद महिलाओं के लिए सरकार ने अलग से कुछ अलग से उनके लिए सुरक्षात्मक उपाय भी किए हैं, बहुत सारे सुरक्षात्मक उपाय हैं, उन्होंने कोड चलाती है सरकार, राइट। इसके बाद सुरक्षात्मक बोर्ड चलाती है सरकार, राइट। जिला स्तर पर परिषद सरकार की होती है, महिलाओं को लेकर बनती है, ओके, उन्हें महिलाओं को आकर्षित किया जाता है। इसके बाद स्वयं सहायता समूह है, ओके। तो समावेशी विकास के अंतर्गत जैसे स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह की बात आप कर लो तो ये भी क्या है, एक समावेशी विकास है। इसके बाद आप जानते हो
समावेशी विकास में एलपीजी आप ले लो, तो एलपीजी जो महिलाओं को दी जाती है, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी सरकार देती है, ठीक है, फ्री उपलब्ध करवाती है, इनके लिए सब्सिडी भी देती है। तो ये क्या है, समावेशी विकास। सरकार हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग का वो क्या करना चाहती है, अपने साथ उसको लेके चलना चाहती है, अपने साथ लेके चलना चाहती है, वही कहलाता है उसका समावेशी विकास। और कुछ भी नहीं है समावेशी विकास में, बस यही है। लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट होता है, ये समझ लो। तो समावेशी विकास में समझ आ गया। इसके बाद आर्थिक विकास में मैंने आपको बताया था कृषि क्षेत्र को लेकर के। तो कृषि क्षेत्र में आप जानते हो क्या क्या सरकार ने प्रयास किए हैं। तो कृषि क्षेत्र में सरकार ने, अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार ने चलाती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। ओके, तो ये सरकार क्या करती है, प्रयास करती है कि नहीं, सरकार क्या करती है, इस पर प्रयास करती है। इसके बाद सामाजिक समावेशन में तो आपको मैंने बताया ही था, लैंगिक समानता को लेकर के सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। इसमें आप जानते हो कि शिक्षा को लेकर, महिलाओं की शिक्षा, बाल विकास, एक सुकन्या योजना अलग सरकार की चलती है। इसके बाद शिक्षा सेक्टर में बाल विकास नहीं, बालिकाएं महाविद्यालय सरकार के चलते हैं। ओके, इसके बाद आप जानते हो बीमेन योजना भी सरकार की है। ओके, इसके बाद महिला उद्यमता मंच, ये भी सरकार ने मतलब चलते हैं। इसके बाद एक महिला आयोग पूरा एक इसका इस क्षेत्र में काम करता है। ओके, तो ये किस लिए है, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक समावेशन के लिए है, राइट। इसके बाद वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। तो वित्तीय समावेशन में सरकार मोबाइल बैंकिंग को लेकर के सरकार बहुत प्रयास करती है। मोबाइल बैंकिंग में मतलब है कि आप डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अपना एक बैंक से दूसरी बैंक में आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, हस्तांतरण कर सकते हो। दूसरी बात, डिजिटल नेटवर्क जो ऑपरेटर होते हैं उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हो। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जनधन योजना है। जनधन योजना में आप देख सकते हो। इसके बाद आप जानते हो इसमें खाता खोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है, डीबीटी, ठीक है, डीबीटी ये जो है, राइट। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देख लो, वरिष्ठ बीमा योजना देख लो, दिव्यांगजन योजनाएं देख लो, सरकार की है। तो ये वित्तीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अलग अलग प्रयास किए हैं। इसके बाद आप जानते हो बहुत सारे बैंकिंग क्षेत्र में या बहुत सारे जो आपने देखे हो, रुपे कार्ड, ठीक है, सरकार बनवाती है, रुपे कार्ड सरकार बनाती है। पहले मास्टर कार्ड हुआ करता था, पहले सरकार ने रुपे कार्ड पर ध्यान दिया है, तो रुपे कार्ड भी सरकार बनाती है। तो ये क्यों करती है, ये इसीलिए करती है ताकि वित्तीय विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, चलो, तो उम्मीद करते हैं विकास, समावेशी विकास आपको समझ में आ गया होगा। और समावेशी विकास के अंतर्गत आप जानते हो सबसे अहम कारक तो माना जाता है एचडीआई। और एचडीआई में आप जानते हो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाए तो ये शायद वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, एचडीआई। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एचडीआई, तो वो ये देखती है कि किसी कोई देश है तो उस देश में वहाँ की एचडीआई है, यानी कि ये एचडीआई जो होता है वो किसी देश के विकासशील, विकसित और अविकसित देश को क्या करता है, इस संकेतक के रूप में काम करता है। ओके, तो एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके अंतर्गत है जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, आय के स्रोत हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि पर कैपिटल जो इनकम है व्यक्ति की वो कैसी क्या है। इसके बाद वहाँ की साक्षरता किस प्रकार की है। ओके, इसके बाद जीवन प्रत्याशा किस प्रकार की है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो वही एक्चुअली में उसके लिए सरकार अलग अलग प्रयास करती है। जीवन प्रत्याशा को बढ़ावा देने के लिए सरकार पोषण को चलाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुपोषणता को कम किया जाए, एनीमिया को कम किया जाए, एनीमिया उन्मूलन है, कुपोषण में वृद्धि करती सरकार, कुपोषण को खत्म करने के लिए अलग अलग खाद्यान्न वितरण कराती है सरकार, कोटा के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से पोषाहार उपलब्ध कराती है, पुष्टाहार उपलब्ध कराती है सरकार। क्यों करा ये, इसीलिए तो करा रही है ताकि जीवन प्रत्याशा में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। साक्षरता को लेकर सरकार ने कितने सारे क्या किए हैं, अलग अलग से विद्यालय खोले हैं, डिजिटल विद्यालय अलग हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय अलग हैं। ओके, ये बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं, उनमें भी सरकार कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता भी अपना काम करती है। ओके, तो ये सब सरकार के उपाय हैं, ये सब उपाय हैं। तो ये क्या है, समावेशी विकास है। चलो, तीसरा विकास आ जाता है धारणीय विकास। तो धारणीय विकास आप जानते हो क्या होता है, ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये भी एक सतत विकास ही है, लेकिन
थोड़ा इसमें अंतर होता है, वो हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा है, बस थोड़ा है। थोड़ा क्या है कि अगर आप सतत विकास कर रहे हो ना, तो सतत विकास के साथ साथ आपको पर्यावरण को ध्यान में रखना होगा। अगर भले ही आप विकास करो, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखते हो तो निश्चित रूप से आपके लिए वो आने वाले समय में कोई विकास नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पर्यावरण को ध्यान नहीं रखोगे तो आप स्वच्छता को लेकर के, या आप देखा जाए तो धारणीय विकास थोड़ा समझ लेते हैं। धारणीय या संपोषणीय विकास, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि संपोषणीय विकास या धारणीय विकास जो होता है, इसमें हम पर्यावरण को ध्यान में रख करके हम सतत विकास करते हैं। ये एक्चुअली में सतत विकास ही होता है, बस ये अंतर है कि इसमें हम क्या करेंगे, सतत विकास तो करेंगे ही, लेकिन हमें पर्यावरण को ध्यान में रखना है कि हम ऐसा कोई विकास ना करना है जल्दबाजी में, ताकि ये पर्यावरण को ज़्यादा ज़्यादा हानि हो जाए। तो पर्यावरण की क्षति ना हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए सरकार ने अलग अलग टाइप के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय पे संगठन है, जैसे UNFCCC मिल जाएगा आपको, NEPC मिल जाएगा, राइट। इसके बाद साइट्स मिल जाएगा, ठीक है। और भी आप देखोगे ना तो बहुत सारे हैं, वो आप देख सकते हो। तो उसके लिए जलवायु सम्मेलन आपको मिल जाएगा, जलवायु शिखर सम्मेलन आपको मिल जाएंगे, जलवायु कार्यक्रम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सरकार के क्या हैं, उपाय हैं पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए, पर्यावरण को समाधान के लिए। तो सरकार के ये उपाय रहते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना विकास तो सतत विकास तो कर ही सकें, लेकिन इस पर्यावरण को ध्यान में रखें और पर्यावरण पर किसी प्रकार का क्षति ना हो। अगर पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है तो आप जो भी विकास कर रहे हो ये आने वाले में हमें संकटपूर्ण हो जाएंगे। क्यों? प्राकृतिक घटनाएं आएंगी, जो भी हमने विकास किया है इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। प्राकृतिक घटनाएं आएंगी तो हम प्राकृतिक घटनाओं को कम से कम करने के लिए हमें पर्यावरण को ध्यान में रखना होगा, और तभी हम अपना विकास करेंगे, ठीक है। यही कहलाता है साधारणीय संपोषणीय विकास। बस इसमें यही अंतर है कि हम विकास तो करें, अच्छी बात है, लेकिन हमें पर्यावरण को ध्यान में रखना है कि पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए आप जानते हो सरकार ने अलग अलग प्रयास किए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। तो जलवायु स्वच्छता केंद्र है, जलवायु कार्यक्रम है, एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है सरकार का, ठीक है। ये सरकार के प्रयास हैं। इसके बाद आप जानते हो कम से कम जो सरकार क्या करती है, जलवायु प्रदूषण है, राइट, उसको कम करने के लिए जैसे PM10 है, PM कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो भी अलग अलग ये तत्व होते हैं, इनको कम से कम उत्सर्जन करने के लिए सरकार अलग अलग क्या करती है, हाइड्रोजन मिशन चलाती है। तो ग्रे हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ये सब सरकार के प्रयास रहते हैं, जिसमें कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके बाद आप जानते हो कि सरकार क्या करती है, स्वच्छ केंद्रता मंच सरकार का रहता है, स्वच्छ केंद्रता मंत्र आपने सुना हो। इसके बाद जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम है सरकार का, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो सरकार के और भी बहुत सारे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपको मैंने बता ही दिया है, सौर ऊर्जा परियोजनाएं सरकार की मैंने आपको बताई दी हैं, ये भी पर्यावरण को ही ध्यान में रख के ही स्थापित की गई हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा जो पूरा है ये पर्यावरण को ध्यान में रख कर ही ये काम किया गया है, क्योंकि कोयला का यूज करेंगे तो 100% है उसमें तो ऐस है वो तो सर्जित होगा ही। तो उसको ना हो, कम से कम पर्यावरण को तो हम विशेष ध्यान रखें, इसलिए ये धारणीय संपोषणीय विकास कहलाता है और कुछ नहीं है। तो आप जानते हो 2015 के अंतर्गत पेरिस समझौता जो हुआ था, ठीक है, 2015 में, इसमें 2 लगभग में जो लक्ष्य रखा गया था 2.54 का, 5 का रखा गया था। तो इसको प्राप्त करने के लिए सरकार के इससे कम, मतलब 1.1.5% कम से कम करने का प्रयास था, ठीक है, पेरिस समझौता में। पेरिस समझौता 2015 का इसी पे है, पर्यावरण से संबंधित है। फिर इसके बाद क्योटो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे तो बहुत सारे हैं, रेडी जलवायु सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके बाद नगोया समझौता है, एजेंडा 2021 का है, ठीक है, वो प्राकृतिक जापान में है, ठीक है, एजेंडा 2021 जापान को लेकर के हुआ है। इसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क, देखो प्राकृतिक घटनाओं से निपटने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क जो जापान में हुआ था वो आप देख सकते हो। तो ये सब क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए तो हैं। चलो, इसके बाद वन उन्मूलन को कम से कम किया जाए, वन उन्मूलन को ध्यान में रखते हैं, ठीक, वन उन्मूलन ना हो। इसके बाद
सरकार के बहुत सारे उपयोग रहते हैं। किस लिए हैं? धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हैं और कुछ नहीं है। बस यही है कि हम अगर विकास कर रहे हैं तो हम अपने पर्यावरण को ध्यान में रखें। अगर पर्यावरण ध्यान में नहीं रहता है और हम विकास करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा विकास जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा प्राकृतिक घटनाओं की वजह। तो हम प्राकृतिक घटनाएं कम से कम हो इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्यावरण को बचा के रखेंगे। तो क्योंकि पर्यावरण जो है प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हम बस ये ध्यान में रखें कि हम उस चीज़ को यूज कैसे कर पा रहे हैं, बस यही कहलाता है। ठीक है। तो समावेशी विकास में तो आप जानते ही हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये आप लिख सकते हो समावेशी विकास में, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सभी सुखी रहें, सभी सभी का उदय हो जाए। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो अंत्योदय योजना, ठीक है, ये सरकार के हैं। अंत्योदय योजना है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है सरकार की। ठीक है। तो ये क्या है? दीनदयाल उपाध्याय योजना, अंत्योदय योजना, सर्वोदय योजना सरकार की, देखो सभी का उदय हो, सर्वोदय योजना जो जयप्रकाश नारायण द्वारा लाई गई थी। इसके बाद अंत्योदय योजना आप देख लो, अंतिम व्यक्ति तक का उदय होना चाहिए। सर्वोदय योजना सभी का उदय होना चाहिए। ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ओके, तो ये चीज़ें हैं और क्या है। लेकिन आप जानते हो समावेशी विकास जो है इसको अगर देखा जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे लाया गया था। ठीक, पूछा जा सकता है पीसीएस में कि समावेशी विकास कब लाया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप जानते हो इसी समावेशी विकास को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दिया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो। जबकि धारणीय विकास जो है ये जो लाया गया था ये वेंटलैंड आयोग था। वेंटलैंड आयोग जो था उसके माध्यम से लाया गया था। वेंटलैंड आयोग है, ठीक है। और इसने एक रिपोर्ट दी थी, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट इसने ही दी थी, किसने? वेंटलैंड आयोग ने। इसी की सिफारिश के आधार पर धारणीय विकास, संपोषणी विकास की बात की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात की गई थी वेंटलैंड आयोग की। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पे। इसके बाद आप जानते हो अर्थ समिट, आपने सुना हो, अर्थ समिट है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आया था अर्थ समिट, वेंटलैंड आयोग से अर्थ समिट। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये विकास समझ में आ गया होगा। हाँ, चलिए, अब तो खास ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और समावेशी विकास में तो हमने आपको बताया ही है, ये क्या है, सर्वोदय, अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय है, राइट, ये सब लाए गए थे। इसके बाद समेकित बाल विकास भी है, मिड डे मील है, मनरेगा है, सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, मनरेगा है। ये सभी समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए था। और ये 8% उस समय जब लाया गया था तो 8% टारगेट को प्राप्त करने के लिए ये लाया गया था। उसके अंतर्गत ये योजनाएं चलाई गई थी, सर्वोदय, अंत्योदय, सर्वोदय तो नहीं थी लेकिन अंत्योदय है, दीनदयाल उपाध्याय है, सर्व शिक्षा अभियान है, बाल विकास समेकित योजना है, मनरेगा है, ये सब थे, मिड डे मील भी है। ये कुछ थे। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई भी इसमें से कन्फ्यूजन होता है तो आप वहाँ पर अपनी राय रख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलो।